हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर से रिपोर्ट और उसका सिक्स्थ रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5 रिपोर्ट हो चुके हैं। सिक्स्थ रिपोर्ट में हम मेनली लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको लगभग हर पेपर में ये बेनिफिट करेगा, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, या फिर 4 पेपर हो, इथिक्स का पेपर, या फिर एसे का पेपर हो। इवन इन द इंटरव्यू में भी आपको ये मदद करने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ये आपका रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ कोर प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लोकल गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला टॉपिक मिलेगा आपको, सब्सिडियरिटी है, देन सिटीजन सेंट्रिसिटी है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिलिनेशन ऑफ फंक्शंस, डिवोल्यूशन इन रियल टर्म्स। डिवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर फंक्शंस की बात कर रहा है कि फंक्शंस का डिवोल्यूशन या फिर कन्वर्जेंस। तो स्कीम का कन्वर्जेंस हो सकता है, या फिर अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका कन्वर्जेंस हो सकता है, डिपार्टमेंट का भी कन्वर्जेंस हो सकता है। इसका मतलब देखते हैं एक एक। सब्सिडियरिटी का मतलब ये होता है कि इसमें ये बताया गया कि जो सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम्स होती है, या फिर जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो फंक्शंस होती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस क्या है? लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके द्वारा ये किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस साथ ही साथ जो फंक्शंस ये परफॉर्म नहीं कर सकती, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को हायर अथॉरिटी को देना चाहिए, यानी कि हायरार्की में जो इन लोकल गवर्नमेंट से ऊपर है, ठीक है, उनको वही फंक्शन दिए जाए जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस यानी कि लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्सिडियरिटी। सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब ये है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वहां पर जो सिटीजन होते हैं वो सेंटर में होते हैं, यानी कि सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स, लॉ, एक्ट्स, जो भी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है, वो सारी की सारी सिटीजन सेंट्रिक होती है, कि उसी के आसपास ये घूमती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, शुड बी जस्ट बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्ट एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब ये हुआ कि ये जो लोकल बॉडीज जो फंक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को, तो लोग उस फंक्शन से कितना संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, उनकी बेसिस पर इनके परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बात आपको सिटीजन सेंट्रिसिटी में कही गई। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यू नो कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो फंक्शंस होती हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया कि जो फंक्शंस हायर अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती हैं उनको क्या करना चाहिए कि उन फंक्शंस को लोकल अथॉरिटी को दे देना चाहिए, जो भी लोकल अथॉरिटी अगर उस काम को करने में सक्षम है तो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पाए फिर भी उसको दे दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। डिलिमिनेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें यह कहा गया कि जो फेडरल डेमोक्रेसी होती है या फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आपको पता है कि कई सारे हायरार्की होती हैं, टीयर्स होती हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि जितने टीयर ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, हर लेवल पर जितने गवर्नमेंट्स हैं, उनके फंक्शंस या फिर रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फंक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैंडेट स्कीम के तहत होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी जो होंगी वो कौन सा काम करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा यहाँ पर रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। डिवोल्यूशन इन रियल टर्म्स, यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू बी रियल एंड मीनिंगफुल local government should be effectively empowered to frame regulations, take decisions and enforce their will within their legislative sphere of action। यानी कि प्रॉपर फंक्शंस की अथॉरिटी मिलनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, वो अपने लिए कानून बना सके जो भी उनका जुडिक्शन है उसके अंदर में रहते हुए, ठीक है, और डिसीजन ले पाए। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो उनका डेवोल्यूशन होना चाहिए अपर अथॉरिटी से लोकल अथॉरिटी की तरफ। कन्वर्जेंस की बात है तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट या फिर स्कीम या फिर कोई प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको आइसोलेशन में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे 2 प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, एक कोई प्रोग्राम आपका ये हो गया कि जैसे किसी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हो गया, कोई क्रॉप डेवलपमेंट के लिए हो गया, या फिर कहीं सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको एक साथ क्लब करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन में इंप्लीमेंट करने से क्या होता है कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, और आउटकम जो होता है वो उतना आपको सही से दिखाई नहीं देता। जैसे कि
अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर यील्ड बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल डीजल पर सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं, पंपिंग सेट वगैरह के लिए यानी कि मशीनरी के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, या फिर उनको सब्सिडी दे के उनको खरीद रहे हैं जैसे एफसीआई वगैरह खरीदती है, तो सिर्फ इसी से क्रॉप का आपको नहीं बढ़ता है या फिर किसानों को फायदा नहीं होता है। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको जो फसल बीमा योजना है उसका भी यूज करना होगा, ठीक है। तभी क्या होगा कि किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो इन सारे स्कीम्स को एक साथ अगर क्लब करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो उसी तरीके से डिपार्टमेंट भी होती है, मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, उनको भी एक साथ काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रूरल मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होती है, ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी एरिया को अगर डेवलप करना हो, वो गांव है तो रूरल मिनिस्ट्री भी आएगा, फॉरेस्ट है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी आएगा, इसके अलावे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी आएगा, एग्रीकल्चर वहाँ पर एक्टिविटीज होती है। तो इन सभी को एक साथ मिल बैठ के काम करना चाहिए, तभी वहां पर डेवलपमेंट दिख सकता है। आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। ओके, सो अब हम प्रिंसिपल्स की बात करें। ये जो हमने कोर प्रिंसिपल्स की बात की थी, ये आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइम ऑफ समरी। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को भी आपको कुछ रूल्स वगैरह देने होंगे, ओके, उनको भी कुछ पावर देना होगा। तो इसके लिए दो चीजें यहाँ पर कही गई आरसी रिपोर्ट में। पहला ये कहा गया कि जो आर्टिकल 243G है और 243W है, इन दोनों में आपको अमेंडमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करने के बाद ही आप क्या होगा कि जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं या फिर पावर होते हैं, तब आप लोकल बॉडीज को दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रूरल एरियाज होते हैं, यानी कि पंचायत वगैरह को फंक्शन देने के लिए आपको 243G में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वहीं जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनको एक्चुअल में पावर देने के लिए आपको 243W को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो आर्टिकल्स को यहाँ पर अमेंड करने की बात की गई सब्सिडियरिटी वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इसमें कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें यह कहा गया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, और अपॉइंट करता भी है गवर्नर। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि एक कॉलेजियम होना चाहिए यहाँ पे, और वो कॉलेजियम जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो कॉलेजियम होगा, इसमें कौन कौन होंगे? इसमें 3 लोगों की बात की गई। एक तो एक चीफ मिनिस्टर, दूसरी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और थर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 3 लोगों को मिला के कॉलेजियम होगा, और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट बात की गई स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो इसमें यह कहा गया कि हर एक स्टेट अपने यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। और उस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि क्वालिफिकेशन तय किए जाएंगे कि कौन लोगों को स्टेट फाइनेंस कमीशन के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या फिर चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर्स हो, ठीक है। अभी आप देखिएगा इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, इवन जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उनके भी मेंबर का कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी जिसको भी उस तरीके का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस उसमें काम करने का, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए और उस एक्ट के तहत इनको क्वालिफिकेशंस तय किए जाने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि दे शुड लिंक द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सिविक एमिनिटीज दैट द सिटीजन कुड एक्सपेक्ट। इसमें यह भी कहा गया कि आपको पता नहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं कि फंड रिकमेंड करते हैं कि लोकल अथॉरिटीज जो है उनको कितना फंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंडिंग होगी ये होगी अकॉर्डिंग टू लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सिविक एमेनिटीज, ओके। तो किस लेवल पर अर्बन जो लोकल बॉडी हो कितना देना है, आपको पंचायत जो है उनको कितना देना है, किस काम के लिए कितना देना है, ये सब डिसाइड यहाँ पर करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इम्पैक्ट वैल्यूएशन भी होना चाहिए। इम्पैक्ट वैल्यूएशन का मतलब ये होगा कि फंड उनको दिया गया, अब उस फंड से उन्हें कैसे काम किया, उसका आउटकम जो था डिजायर्ड आउटकम, वो आउटकम अचीव हुआ कि नहीं, ये आपको ऑडिट करना होगा, ये तय करना होगा। तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, ओके। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सेल्फ गवर्नेंस। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होती हैं, गांव में पंचायत या शहरों में जो अर्बन लोकल बॉडीज, उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या उनके जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनकी प्रोफेशनल और स्किल अपग्रेडिंग हमेशा होनी चाहिए। अब वो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें से कुछ लोग आपको इलेक्टेड भी हो सकते हैं, कुछ अपॉइंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे लोग चुन के जाते हैं, पंचायत और लोकल बॉडीज में लोग चुने जाते हैं कि आपके यहाँ वार्ड में इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर स्किलिंग होनी चाहिए।
साथ ही साथ कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होता है, तो उनको अपॉइंट भी किया जाता है, तो उनकी भी स्किलिंग वगैरह होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वीमेन मेंबर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। नेट आउटसोर्सिंग की बात की गई। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी व्यवस्था करे, ठीक है, कुछ ऐसा रूल लाए ताकि लोकल जो बॉडीज होती हैं वो कुछ काम को आउटसोर्स कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो कुछ काम करती हैं, तो ये प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स करती है। तो इस तरीके का कुछ फंक्शंस यहाँ पर होना चाहिए और ये स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, तभी तो लोकल बॉडीज कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जनरली आउटसोर्स किया जाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं, तो वो सब काम भी यहाँ पर किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की गई। यहाँ पर यह कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाना चाहिए, और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होगा, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे रूरल एरिया से भी और अर्बन एरिया से भी। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी रूरल एरिया होगा वहां से भी इसमें मेंबर्स आएंगे, दोनों जगह से यहाँ पर मेंबर्स इसमें रहेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रूरल एरिया आते हैं, वहां पर भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का काम, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा तय करने का काम ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की भी बात की गई। यहाँ पर कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑडिट कमेटी की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑडिट कमेटी की व्यवस्था करेंगे। ये ऑडिट कमेटी क्या करेगी कि जो भी लोकल बॉडीज हैं वहां पर ये ऑडिट करने का काम, वो किस तरीके से लोकल बॉडीज काम कर रही हैं। ओके, एक्सरसाइज ओवरसाइट रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके फाइनेंस का ऑडिट करने का काम, उसके इंटरनल कंट्रोल यानी कि किस तरीके से वो काम कर रहा है उसका काम, साथ ही साथ जो कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज, यानी कि जो लॉज बने हुए हैं, जिन लॉज के अकॉर्डिंग उनको काम करना है, वो उस लॉज के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं, उनको चेक करने का काम। साथ ही साथ इन लोकल बॉडीज में जो पर्सन्स काम करते हैं, इनकी इथिकल कंडक्ट, कहीं वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं कर रही, तो ये सारा चेक करने का काम यहाँ पर ऑडिट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इस ऑडिटिंग में कोई भी पर्सन अगर जिम्मेदार, अगर कोई करप्शन का मामला किसी के अगेंस्ट होता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस एडमिनिस्ट्रेशन का किसी पर केस लगता है, तो ऐसे जो मामले होंगे वो लोकल बॉडी ओम्बड्समैन के पास जाएगा। ठीक है, अब ये लोकल बॉडी जो ओम्बड्समैन क्या होगा, ये या तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे एक ओम्बड्समैन, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक ओम्बड्समैन बनाया जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ओम्बड्समैन जो होगा वो ऐसे मामलों का निपटारा करेगा कि लोकल बॉडीज में अगर कोई करप्ट केसेस वगैरह हैं तो उनका ये निपटारा करने का ये लोकल बॉडी ओम्बड्समैन करेंगे। नाउ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सीधा कहा गया कि जो लोकल बॉडीज वगैरह होती हैं उनको अपना फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोसेस सिंप्लीफाई हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी है उसको भी एक सिंगल विंडो के थ्रू दिया जा सकता है, जैसे कि आपको वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, उसके थ्रू आप ये हो सकता है। जैसे देखिएगा कि जो लोकल बॉडीज की बात करें, ये जो आपको बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होती हैं उनके अपने अपने ऐप होते हैं, आप वहाँ पे अपना बिल पे कर सकते हैं। या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स होता है उसके लिए भी वेबसाइट होते हैं, आप चालान भर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब एक सिंगल विंडो होता है जहाँ से उससे रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोकल बॉडीज स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकती हैं। अब देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं आप। फसल बीमा योजना है उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उससे पता कर लिया जाता है कि कितना किस एरिया में क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया जाता है बीमा योजना में। तो इस तरीके से लोकल बॉडीज भी क्या कर सकते हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रख सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इन पीआरआईज मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट का काम, की रिक्रूटिंग का काम। यहाँ पर ये जो लोकल बॉडीज होती हैं लाइक पंचायत से वगैरह, इनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग पर्सन्स को रिक्रूट कर पाए। साथ ही साथ वो उनके सर्विस को भी रेगुलेट करने का अधिकार इस तरीके का इनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा काम लोग स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के, एक्ट बना के इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं।
पीआरआईज एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ स्टेट इस तरीके के एक्ट बना सकती है कि अभी भी कुछ स्टेट्स में ऐसी व्यवस्था है कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए अगर बजट पास किया जाता है तो वहाँ पर और दूसरे जो बॉडी है उसकी उसकी वो अथॉरिटी लेते हैं या फिर उनका सिग्नेचर वगैरह, यानी कि उनकी सहमति वहाँ पर जरूरी होती है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्ट लेके आए कि बजट वगैरह जो बनाए जाते हैं पंचायत के लिए उनको अप्रूव करने के लिए किसी दूसरे बॉडी की अथॉरिटी की वहां पर जरूरत ना हो। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो पास कर दिया पंचायत के लिए बजट, वही बजट सीधा उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं उसके अलावा फिर और अलग अलग बॉडीज होती हैं वो ऑथराइज करे उस बजट को, देन उसके पास जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधा स्टेट गवर्नमेंट पास करे और वो पैसा चला जाए लोकल बॉडीज के पास। पोजीशन ऑफ पैरास्टल्स, पैरास्टेटल्स का मतलब होता है कि पॉलिटिकल्स जो लोग होते हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पीआरआईज के काम में। ठीक है, जो लोकल बॉडीज के काम की अथॉरिटी को उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती है उसको आप क्या कीजिए कि एबोलिश कीजिए, उसकी कोई अब जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन्होंने क्या किया है कि ये जो डीआरडीएस होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, इन्होंने इसको मर्ज कर दिया है किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी कि जिला परिषद के साथ। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेट्स ने जो इम्प्लीमेंट किया है इसको और भी बाकी स्टेट जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है रिसोर्स जनरेशन फॉर पंचायत। तो रिसोर्स जनरेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो रेवेन्यू बेस है उसको ब्रॉड करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो रेवेन्यू बेस को ब्रॉड किया जा सके और डीप किया जा सके। तो ब्रॉड करने का मतलब ये है कि आप अलग अलग और ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स लगाने का अधिकार हो। ठीक है, डीप करने कहने का मतलब है कि टैक्स बढ़ाने घटाने का भी इनका अधिकार होना चाहिए। तो इसी वजह से इसी सारी चीज़ों से इनके पास रिसोर्स जनरेट होगा, इनके पास अपना फाइनेंशियल रिसोर्स होगा जिससे ये जो पीआरआईज होते हैं अपनी कुछ स्कीम या प्रोग्राम से भी चला सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पीआरआईज जो होते हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं और ये करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू पंचायत। यहाँ पर यह कहा गया कि कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि कुछ स्पेसिफिकली टाइड या फिर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं या फिर कुछ स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इनको छोड़ के बाकी के जो फंड्स होते हैं वो अनटाइड फॉर्म में इन पंचायत इंस्टीट्यूशंस को दिया जाना चाहिए। अनटाइड फंड्स, अनटाइड फंड्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडीज होती है उन फंड्स को यूज करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करती है वो इतना काम कर सकती है कि ये बता सकती है कि ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, कि ये जो आपको हम फंड दे रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए दे रहे हैं, और ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, ये इतना हमें आउटकम मिलना चाहिए। अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज का, कौन कौन से तरीकों का यूज करना है, मेथड का यूज करना है, ये लोकल बॉडीज के ऊपर दे देना चाहिए। ठीक है, कि वो अपने आप से डिसीजन मेकिंग ले पाए। नाउ पीआरआईज एंड एक्सेस टू क्रेडिट। यहाँ पर कहा गया कि फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीआरआईज के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बैंक्स या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करे, बोरो कर पाए या फिर लोन वगैरह ले पाए। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि एक अपर लिमिट वहाँ पर फिक्स कर सकती है कि कितना पीआरआई बोरो कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जितना चाहे वो बोरो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बस इतना ही रोल होना चाहिए कि वो स्पेसिफाई करे कि इतना वो लिमिट है कि वो बोरो कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर और इनके पास अधिकार होना चाहिए बोरो करने का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब ये रोजमर्रा के काम के लिए नहीं, जो रिकरिंग कॉस्ट होते हैं, रिकरिंग कॉस्ट जैसे कि पेंशन वगैरह हो गया या फिर सैलरी वगैरह हो गई, इस काम के लिए उधारी नहीं ली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इस काम के लिए अगर आप उधारी लेंगे, बोरो करेंगे, तो ये तो फिर हमेशा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये रिकरिंग कॉस्ट है। तो ऐसे कॉस्ट के लिए आप बोरो नहीं कर सकते, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए आप बोरो कर सकते हैं। रोड बनाने हो, ब्रिजेस वगैरह बनाने हो, ठीक है, वाटर बॉडीज का रिनोवेशन वगैरह करना हो, ये सब सारा रिक्लेमेशन करना हो, वो काम कर सकते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पर यह कहा गया कि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू जो फंड दिया जाता है,
पैसा दिया जाता है, वो पैसा एक्सक्लूसिवली रूटेड थ्रू पंचायत, पंचायत से होके जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो फंड आप पंचायत को दीजिए और वो पंचायत क्या करेगी कि ये जो स्कीम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे कि लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड या अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, अब ये सारा काम वही करते हैं। इसी तरीके के काम जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के काम ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि इन लोगों को क्या कीजिए, आप मर्ज कर दीजिए एक में, और इनको फंक्शन को पीआरआई को दे दीजिए, और वो फंड भी पीआरआई के पास होना चाहिए और पीआरआई इसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लोकल गवर्नमेंट इन द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। अब फिफ्थ शेड्यूल आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा है, तो आपको फिफ्थ शेड्यूल में ये होता है ना कि एग्जैक्ट वहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं, वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेके वहाँ पर कुछ अलग अलग थोड़े से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि जो पैसा होता है, यानी पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये एक एक्ट है जो उन शेड्यूल एरिया के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पर भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लॉज वगैरह लगता है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो वैसे एक्ट्स में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, और लोकल अथॉरिटीज जो है उनको थोड़ा बहुत वहाँ पर फ्रीडम होना चाहिए। ऑफिस ऑफ द मेयर एंड चेयरमैन ऑफ सिटीज। अब इसमें यह कहा गया कि ये जो मेयर या चेयरमैन होते हैं इनका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लोग डायरेक्ट क्या करें, इनको इलेक्ट करें। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड ये होने चाहिए उस एरिया के लोगों के द्वारा। ठीक है, और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए उस एरिया की, ये इनके पास होनी चाहिए। म्युनिसिपल बॉडी की एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के डीएमएसपी का पावर इनके पास होगा। ओके, तो म्युनिसिपल बॉडी में जो पावर होता है उसका एग्जीक्यूटिव पावर इनमें होना चाहिए, क्योंकि ये चेयरमैन होते हैं उस बॉडी के। ओके, लेकिन ये डायरेक्टेड इलेक्टेड होते नहीं है, डायरेक्टेड इलेक्शन की व्यवस्था है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार रहती है स्टेट में, उसके पास उतना पॉलिटिकल विल ही नहीं है। क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको ये डर रहता है कि अगर ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाएंगे तो आने वाले टाइम पर तो ये जनरल इलेक्शन में भी खड़े होने लगेंगे स्टेट और लोकसभा के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पार्टीज होंगी उनको नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए ये पार्टी वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था ही नहीं करती चेयरमैन और मेयर के लिए, तो ये डायरेक्टली ही चूज किए जाते हैं। खैर, और ये जो इलेक्टेड मेयर चेयरमैन होंगे इनके पास बजट अप्रूवल का भी पावर होना चाहिए। ओके, ओवरसाइट एंड फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस फॉर दैट एरिया। ओके, इसके साथ साथ वहाँ पर जो मेयर है शुड अपॉइंट द मेयर्स कैबिनेट, यानी कि मेयर के जो कैबिनेट होती है, जो लोग होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं, उनको भी अपॉइंट करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेवरेज लैंड एज अ रिसोर्स, जो लैंड है इन लोकल बॉडीज के साथ पास में, उसका भी बेनिफिट होना चाहिए, कुछ रेवेन्यू उससे आना चाहिए। लैंड आपका ऐसे ही अगर बेकार पड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो रिसोर्स आपका बेकार जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, जो कि पीरियडिकली अपडेटेड होना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना चाहिए। किस तरीके का डेटाबेस? उनके पास जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, लैंड वगैरह है, उनका डेटाबेस, यानी कि लैंड बैंक की यहाँ पर बात की गई, ये होना चाहिए। अब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इन लैंड बैंक्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीआईएस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन डेटाबेस को पब्लिक डोमेन में भी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो लोगों को पता होना चाहिए कितना लैंड उनकी म्यूनसिपैलिटी के पास में है। ठीक है, या म्यूनसिपल बॉडी के पास है। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं और इन रिसोर्सेज जो आपके पास इनकम होता है म्यूनसिपल बॉडीज के पास, वो जो इनकम होगा वो एक्सक्लूसिवली टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड नॉट टू मीट रिकरिंग कॉस्ट। तो उन प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उनका यूज आप कहाँ करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी मैक्सिमम पैसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही जाता है। नॉट टू मीट रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो आप हर महीने देते हैं, या फिर जो भी आपके यहाँ सिस्टम है, अगर आपके यहाँ वीकली देने का है तो हर वीक देते हैं, महीने देने का है तो हर महीने देते हैं, जैसे पेंशन होती है, ये सैलरी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये हर महीने आपको देना पड़ता है, तो इसको हम रिकरिंग कॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते। वाटर सप्लाई, अगेन लोकल बॉडीज जो होती है, अर्बन लोकल बॉडीज, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन। ठीक है,
इसके लिए वो क्या करेंगे कि टाइम फ्रेम के अंदर में ही वाटर कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे सारे घरों में अपने अर्बन एरिया में, जो भी उनके जुडिक्शन में पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ उनके पास ये भी अथॉरिटी होगी टू आइडेंटिफाई द पिलफरेज, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो पाए, करप्शन वगैरह ना हो पाए, ये भी व्यवस्था करना इनका जरूरी है। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जीआईएस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि हर घर में मीटर वगैरह लगा, पानी का मीटर लगता है कि आपने कितना पानी यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल आएगा। साथ ही साथ इनके पास ये भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, जो कि वाटर मीटरिंग में कुछ सब्सिडी वगैरह ये दे पाए। तो ये सारी अथॉरिटी इनके पास होनी चाहिए वाटर सप्लाई से रिलेटेड। सीवरेज मैनेजमेंट की बात करें तो सैनिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नाउअडेज, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है हमारी अर्बन सिटीज का। ठीक है, तो हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लोग बॉडीज जो होती है अर्बन एरियाज उनको देना चाहिए। और इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज क्या करेंगी, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर और सफिशिएंट सर्विसेज वगैरह उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्कैवेंजिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जिन सिटीज या टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, ओके, तो क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पीपीपी मॉडल पर वहां पर आपको काम करना चाहिए। जिन शहरों की जनसंख्या पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो वहां पर आप पीपीपी मॉडल पर काम करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि ये काम को कहीं ना कहीं आप आउटसोर्स भी करेंगे, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ, या फिर आप कोलैब करें। ठीक है, यानी कि पीपीपी मॉडल बनाए, या फिर आप क्या करें कि उसको आउटसोर्स कर दें कि गार्बेज कलेक्शन वगैरह या फिर डिस्पोजल जो होता है उसका वो काम कर पाए। ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज होती हैं उनको यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कहे जाने की जरूरत है, जहां जिन शहरों को पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। देखो, अब यूनिफाइड का मतलब क्या हुआ, यूनिफाइड का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सेम सिस्टम, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सब कुछ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि जैसे अगर दिल्ली में बात की जाए तो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि एक आपका कार्ड होगा, उससे आप मेट्रो में भी बिल पे कर पाए, बसेस वगैरह में भी बिल पे कर पाए। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, खास करके फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ भी चलती है, सड़कों पर पटरियाँ भी लगी रहती हैं जहाँ पर ट्राम्स वगैरह चलते हैं। कुछ एरिया में उनको ट्राम्स को मेट्रो भी कहा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है एकदम यूनिफाइड होना चाहिए, आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कहेगी, और खास करके 1 मिलियन जहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन शहरों में है वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अ क्रिटिकल एंड अर्जेंट एरिया ऑफ रिफॉर्म रियल इस्टेट, इसके लिए कहा गया कि अर्जेंट जरूरत है कि आपको रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ आपको लेजिस्लेशन लाना होगा। तो आपको पता है कि रेरा अथॉरिटी है, रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की भी व्यवस्था की गई है एक एक्ट पारित करके। ठीक है, खैर ये उतना भी सक्सेसफुल नहीं है। रिफॉर्मिंग मेगा सिटीज, जो मेगा सिटीज होती हैं यानी कि जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी अगेन पीपीपी मॉडल का यूज कर सकते हैं, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ला सकते हैं वहाँ के रीडेवलपमेंट के लिए। डेवलपिंग 25 to 30 वर्ल्ड क्लास मेगा सिटीज इन इंडिया, इसमें यह भी कहा गया कि आपको 20 से 30 कुछ मेगा सिटीज को डेवलप करना होगा, वैसे सिटी जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, जहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल की एमिनिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये जो मेगा सिटीज होती है ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से सेंटर का काम करती है, न्यूक्लियस का काम कर सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली, आपको मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब कुछ एरिया है जो काफ़ी एक सेंटर की तरह काम करती है। माइग्रेशन भी आप ज़्यादा देखिएगा, जो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है वो इन मेगा सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं। तो ये इकोनॉमी के हिसाब से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरह ये काम करता है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर लोकल बॉडीज के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सर्वे वगैरह करे, और सर्विस करने के पास कुछ ऐसा पॉपुलेशन जिनको सब्सिडीज की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो ये यहाँ पर प्रोवाइड करने का इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल बॉडीज के पास कुछ अपने देयर ओन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होनी चाहिए। अभी तक तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने होते हैं स्कीम, लेकिन लोकल बॉडीज के भी अपने कुछ स्कीम होनी चाहिए पॉवर्टी एलिवेशन के, विद एडिक्वेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपने स्किल प्रोवाइड किया, तो स्किल, उसकी स्किल के लिए कुछ थोड़ा सा आपको
पढ़ाना लिखाना भी जरूरी है, स्किल आपने प्रोवाइड कर दिया तब छोड़ नहीं सकते ना, उनको जॉब भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये सब बैक एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस कहलाते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का काम और उसके आगे का काम दोनों ऐड होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर में भी होता है, एग्रीकल्चर में अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, किसानों की इनकम बढ़वानी है, तो इनपुट भी आपको देना होगा। इनपुट में जैसे कि आपको सीड्स वगैरह प्रोवाइड करने होंगे सब्सिडी के साथ, डीजल वगैरह सब्सिडी पर दिया जाता है, बिजली भी सब्सिडी पर दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर दी जाती है। दिस इज द बैकवर्ड लिंक, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड लिंक, फॉरवर्ड लिंक मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट हो गया, ओके। अब मार्केट डेवलपमेंट में मंडीज का डेवलपमेंट हो गया, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट की जरूरत है, तो ये सारा आपको फॉरवर्ड लिंक। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था करने की जरूरत है। स्लम्स इन अर्बन एरिया एंड लैंड यूज रिजर्वेशन फॉर द पुअर, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो स्लम्स एरिया होते हैं, स्लम एरिया, शायद मेरे बैक ये चला गया दिख नहीं रहा है आपको, तो स्लम एरिया, खैर मैं बोल दे रहा हूँ, जो स्लम एरिया होते हैं उनको भी रीडेवलपमेंट करने का अथॉरिटी या काम इनका होना चाहिए। और ये जब इस स्लम्स एरिया को डेवलप करें तो इस चीज़ का ये खासा ध्यान रखा जाए वहाँ पर कि वहाँ पर आपको स्कूल की व्यवस्था हो, ठीक है, वहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, वहाँ पर आपको सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था हो, इन सारी चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपको 28 रिकमेंडेशंस मिलते हैं एंड ये मोर देन इनफ रिकमेंडेशंस हैं। अगर अगर आपको लोकल गवर्नेंस लिखने के लिए आता है, रिफॉर्म्स लिखने के लिए आता है, तो इससे ज़्यादा आपको जरूरत ही नहीं, इतना आप लिख दीजिए, इससे में भी आपका काम चल जाएगा ये सारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 6th रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस रिलेटेड, ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं 7th रिपोर्ट के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।